आइए समझें। देखो एक बार बात कर लेते हैं अपनी, इस बैच को हम लोग आगे तक चलाएंगे कैसे। ये एक स्पेशल इंग्लिश वाला बैच है, ठीक है। यहाँ आगे तक चलाने के लिए हमारे पास जो पढ़ने की चीज़ें होती हैं इंग्लिश के नाम पर, एक तो वोकैब पढ़नी होती है हमको, एक ग्रामर है जैसे कि आप जानते हैं, और फिर आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट है। वोकैब में क्या क्या आता है जानते हो? क्या क्या आता है? सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स और इडियम फ्रेज, ये चार चीज़ तो वोकैब में अंदर आएंगी। ग्रामर के अंदर पूरी की पूरी ग्रामर है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन। और प्रैक्टिस वाले पार्ट में पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आता है और PQRS आता है। ये तीन चीज़ यहाँ है, क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS। आज की जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, और आने वाले लेक्चर में आपकी वोकैब वगैरह सारी चीज़ जो भी शेड्यूल है वही चलाएंगे। वोकैब में जितने टॉपिक हैं उनमें से स्टार्टिंग जो करेंगे वो करेंगे इस टॉपिक से, उसका नाम है प्रोनाउन। बताइए हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सर्वनाम। और इस शब्द को बोलते कैसे हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन नहीं बोलते, इसमें ओ साइलेंट होता है, इसमें सिर्फ बोलते हैं इसको प्रोनाउन। ओ साइलेंट है, इसको बोलते हैं सिर्फ सर्वनाम। अब सबसे पहले नंबर आता है इसकी परिभाषा क्या है, तो आप में से जिनने पढ़ा है उसकी परिभाषा बताओ। नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, शब्द जो नाउन के स्थान पर आते हैं उनको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखूं, राम इज माई फ्रेंड, जस्ट सपोज राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, फुल स्टॉप। राम प्लेज विद मी, तो राम एक इंसान का नाम है, तो राम एक नाउन है। हम यहाँ से इसको हटा के इसकी जगह जो शब्द लगा रहे हैं वो प्रोनाउन है। भाई नाउन के स्थान पर जो आया वो प्रोनाउन है। तो यही परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द, वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। पर ऐसा किया क्यों? एक अच्छे भले आदमी का नाम हटा के हमने ही लगाया, ऐसा क्यों? रेपिटेशन को रोकने के लिए, कि किसी सेंटेंस में अगर कोई नाउन है तो वो नाउन बार बार ना आए। एक बार इस नाउन का यूज यहाँ पे हम लोग कर चुके थे, अब उसी नाउन को दूसरी बार यूज करना गलत है। एक बार एक नाउन यूज कर लिया वो सही है, और उसी नाउन को दूसरी बार यूज करना गलत है। तो एक बार से ज्यादा किसी नाउन को यूज करना गलत है। तो बार बार जो नाउन आता है, बार बार जो नाउन रिपीट होता है, उसके रेपिटेशन को रोकने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। एक बात हो गई, वही इसकी परिभाषा हम लोग लिखने वाले हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे? वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, वो शब्द जो प्रयोग होते हैं, कहाँ प्रयोग होते हैं? इन प्लेस ऑफ अ नाउन, किसी नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। एक बात, फिर कोई पूछ ले कि ऐसा करते क्यों है, तो आपका जवाब होगा कि एक सेंटेंस में एक जैसे नाउन का एक से ज्यादा बार आना गलत है। एक बार आना ही सही है, लेकिन एक से ज्यादा बार अगर आपने प्रयोग किया तो वो गलत है, उसकी जगह हम लोग प्रोनाउन लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा होता ही क्यों है कि नाउन का रेपिटेशन कर नहीं सकते। अगली बात यह है कि आखिरकार नाउन का रेपिटेशन कर क्यों नहीं पाते हैं, क्या वजह है? हाँ, वही क्वेश्चन है कि बार बार नाम लेना सही क्यों नहीं है। दिक्कत क्या है? एक से ज्यादा बार अगर कोई नाउन प्रयोग हो जाएगा तो दिक्कत क्या आएगी? ऐसा करते क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वजह क्या है? वजह बताऊं मैं आपको। वजह यह है कि ये तो एक ऐसा नाम है जो आराम से आपने छोटा सा नाम ले दिया राम। कभी कभी नाम ऐसे हो जाते हैं जो बहुत बड़े हों। एक एग्जांपल दूं, थोड़ा मजाक का एग्जांपल है। आपने एक फिल्म देखी होगी वो धमाल, जिसमें वो कहता है कि नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएंगे। और उस व्यक्ति का नाम क्या होता है कि पीर परम पूज्य पिल्ले मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। अब मान लो वो नाम राम की जगह वो नाम होता, अब हम कहते पीर परम पूज्य पिल्ले मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर इज माई फ्रेंड, और फिर हम बोलते प्लेस विद मी, फिर उसका दोबारा नाम बोलते मुत्तुस्वामी, बहुत टाइम लग जाता। तो एक तो कभी कभी बहुत लंबे नाम अगर आ जाएं तो उन लंबे नाम से बचने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं, एक तो उसके लिए हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और फिर दूसरी बात कभी कभी नाम ऐसे हो जाते हैं जो हम बोल नहीं पाते। कुछ ऐसे भी नाम होते हैं, तो वो जो अटपटे से नाम है, उन अटपटे से नाम को बोलने से बचने के लिए हम लोग सिंपल वर्ड यूज़ कर लेंगे ही हर इंसान के लिए। ये वजह होती है। या फिर मैंने कहा कि हमारी क्लास में इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे सबसे कोई बात कहनी हो, सोनम, मोनिका, सुनील, विनीता, रमेश, शमेश, ये वो, कल तुमको आना है, तो इस सब के बजाय मैं डायरेक्ट देना बोल दूं, दे,
दे कहने से काम बन जाएगा। तो समय बचाने के लिए, दुविधा से बचने के लिए, डिफिकल्टी से बचने के लिए जो नाउन की जगह यूज करते हैं उन्हें हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। एक बात। अगली बात, कोई आपसे पूछे कि प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं तो क्या कहेंगे? कितने टाइप के होते हैं? 11 टाइप के। ये कैसे पता लगेगा? इसको कोई याद कैसे रखे? PPR क्यों? एक्चुअली किसी से हम लोग पूछते हैं कि प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि 7 टाइप के, कुछ कहते हैं 8 टाइप के, कुछ कहते हैं 6 टाइप के, वगैरह वगैरह। तो एक बेहतर तरीका जिससे कि हम प्रोनाउन की संख्याओं को याद रखें वो तरीका ये है कि आपको एक अंग्रेजी का वर्ड याद रखना है, PRIDE, प्राइड। प्राइड माने होता है गर्व या घमंड। इस प्राइड वर्ड को आसानी से आप याद रख सकते हैं। प्राइड माने गर्व या घमंड, प्राउड टू बी एन इंडियन ऐसे बोलते हैं ना, प्राइड माने गर्व या घमंड। इसमें आर के ऊपर क्यूब लगाना होता है और बाकी सभी के ऊपर स्क्वायर लगाना होता है। और ऐसा करने के बाद जो पावर्स हैं उनको जोड़ना होता है। जोड़ लो, 2 और 3 5 और 2 7 9 और 2 11, 2 और 3 5 और 7 और 9 और 2 11, कुल मिला के 11 नंबर बनेगा। तो यहां से आप ये याद रख सकते हैं कि प्रोनाउन आपके 11 टाइप के होते हैं। एक बात। अब आप ये सोच सकते हैं कि भाई ये वाली बात अगर मैं सीखनी ही थी तो इस प्राइड वर्ड से ही क्यों सीखें? इसको तो हम ऐसे भी सीख सकते थे ना कि ENJOY। भाई मैं तो ऐसे भी कह सकता कि एक एंजॉय वर्ड याद रख लो, एंजॉय में एन के ऊपर क्यूब लगा लो, बाकी सबके ऊपर स्क्वायर लगा लो, अब भी तो 11 ही आएगा। 2 और 3 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11। तो इस वाली बात को सीखने के लिए हमने वही वर्ड क्यों चुना? ऐसे भी सीख सकते थे पर ऐसे नहीं सीखा, वैसे ही सीखा। उसकी वजह क्या है कि अंग्रेजी में 2 प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत पी से होती है, इसलिए हमने पी के ऊपर स्क्वायर किया। 3 प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनकी स्टार्टिंग आर से होती है, इसलिए आर के ऊपर क्यूब किया। आई से 2 होते हैं, डी से 2 होते हैं, ई से 2 होते हैं। इस वाली बात को हम ध्यान रख पाए आगे तक के लिए, इसलिए हमने इसी वर्ड को चुना। अब वो 11 प्रकार के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, आर से एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन, एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आर से 3 हो गए। अच्छा, आई से एक होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एक होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, डी से 2 एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ई से 2 एक होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, और एक होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये 11 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक बार इनके बारे में लिखें। बस लिखें, 1 मिनट में आए।
आपकी क्लास को बीच में छोड़ने की वजह क्या थी कि हमारे यहाँ पे पेंटिंग चल रही है दिवाली के समय पीछे वाली क्लास में, तो पेंट तो कल करवा लिया। अब वो बेंचेस टेढ़ी मेढ़ी थी, वो सीधी होने में टाइम ले रही थी, बच्चे पढ़ने को आए थे, बस उन्हें बिठवा के आ गया मैं। इसमें तो नया पेंट है, अभी 2018 में ही करवाया था। समय कितना हुआ है? 18, 19, 20, 21, 22, 60 साल, लाख रुपए लगा हुआ पेंट में। वो उसमें पेंट ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो उसको हमने कल करा दिया। आज सामने और करवा रहा है, जो छुट्टी तो मिलती नहीं है, ऐसे ही करवाना पड़ता है। कल रात को 11:30 बज गए थे ऑफिस पे ही, यहीं पे मतलब कोचिंग पे पेंट करवा के, फिर सुबह सुबह साफ सफाई करवाई, हाथ मुँह धो के फिर मैं धूल मिट्टी में हो गया था, तभी थोड़ा लेट हो गया, इधर लगा हुआ था। चलो, ये हमने बात समझी। और बात समझना, ये जो हमारा शब्द है प्रोनाउन, जिसे आप प्रनाउन बोलते हो, दो भाग में तोड़ लेते हैं इसको। जब आप डिक्शनरी में इस PRO का मीनिंग देखोगे ना, तो और भी खैर बहुत सारे मीनिंग निकलेंगे। एक मीनिंग निकलेगा फॉर, और नाउन का तो खैर मीनिंग नाउन है ही है, तो जो इसका अपना मीनिंग है ना, उसी का तो इसका नाम है। भाई प्रनाउन क्या है? जो नाउन के लिए आता है, नाउन की जगह पर आता है, तो फॉर नाउन। नाउन के लिए प्रयोग होने वाले क्या होते हैं? प्रनाउन। नाउन के लिए प्रयोग होने वाले क्या होते हैं? प्रनाउन। फॉर नाउन, नाउन के लिए फॉर नाउन, नाउन की जगह पे आने वाले प्रनाउन। दीपक सर, दीपक सर, आई वॉन्ट टू से समथिंग। उनको हमने उधर बैठा दिया है कुछ देर के लिए, जब तक कि एक लेक्चर वाली बात है। वो जो 2 लोग पेंट करने वाले आए हैं, उनको उसके संग लगा के सफाई करवा देंगे उससे हम। फिर उन बच्चों को अपने स्थान पर, इन बच्चों को उधर, इन्हें समझा मैंने दिया है, और उन 2 लड़कों को जो काम करने आए हैं उनको इसमें लगा देंगे बस। तो नाउन के लिए जो आते हैं वही तो आपके प्रनाउन है, फॉर नाउन, नाउन के लिए। अब एक बात आप समझना, अंग्रेजी ये कहती है कि अगर किसी सेंटेंस में कोई चीज सब्जेक्ट का काम कर रही है या कोई चीज ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो वो चीज सिर्फ एक नाउन ही हो सकती है। अगर किसी सेंटेंस में आपने किसी चीज के बारे में बोला है वो सब्जेक्ट है, जैसे हमने बोला ना सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है, आपने बोल दिया ये चीज सब्जेक्ट है, तो वो चीज जरूर कोई नाउन होगी। या आपने किसी सेंटेंस में किसी चीज को ऑब्जेक्ट कह दिया, तो इसका मतलब स्वतः 100% ये तय है कि वो चीज एक नाउन होगी। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करने वाली चीज क्या होती है? एक नाउन होती है। अब नाउन की जगह पे क्या आता है? प्रनाउन आता है। तो प्रनाउन, अगर नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो प्रनाउन क्या करेगा? वही काम करेगा, क्योंकि नाउन की जगह पे आ रहा है ना। कल को हम ये तय करते हैं कि हमारी इस वाली क्लास में 8:30 से 9:30 के बीच में इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं चलेगा। अब इंग्लिश उस टाइम पे मैं पढ़ाऊं या मेरी जगह पे कोई और आए, वो करेगा क्या? इंग्लिश ही पढ़ाएगा। वही चीज़ है कि अगर नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम अगर या तो कोई नाउन कर सकता है या फिर कोई प्रनाउन कर सकता है। नाउन प्रनाउन के अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं बनी जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सके। अगर कभी कभी आपको ऐसी चीज़ दिखाई दे जाए कि सेंटेंस में काम तो कर रही है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का, लेकिन आप एक तरीके से उसको नाउन मानो नहीं, तो होगी वो एक नाउन ही। जैसे कि सिंगिंग एक शब्द होता है, सिंगिंग। सिंगिंग जो शब्द है वो क्या है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, नाउन, प्रनाउन, वर्ब या एडवर्ब। सिंगिंग, राइटिंग, डांसिंग, टीचिंग, ये सब वर्ड क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। ING लग जाती है तो वर्ब ही तो है। अरे मैं अगर डायरेक्ट पूछ लूँ, एक शब्द है हमारे पास, सिंगिंग है, डांसिंग है, राइटिंग है, टीचिंग है, ईटिंग है, स्विमिंग है, इन सभी शब्दों को क्या कहा जाएगा? क्रिया कहा जाएगा। क्रिया होते हैं, सीधी बात है, क्रिया होते हैं। अगर मैं इन शब्दों में से किसी एक शब्द को लेके कोई सेंटेंस बना दूं, और वो सेंटेंस अगर ये होता कि टीचिंग इज माई पैशन, तो इज माई पैशन में इज एक क्रिया है, इसका सब्जेक्ट क्या है? टीचिंग। और हमने क्या समझा कि भैया सब्जेक्ट का काम या तो कोई नाउन करेगा या कोई प्रनाउन करेगा, और टीचिंग वर्ड क्या होता है? एक तो क्रिया होती है। तो अब इस सेंटेंस में इसको क्रिया नहीं कहोगे, अब ये नाउन कहलाएगा। भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कोई ना कोई सिर्फ नाउन या प्रनाउन कर सकता है। ये कोई IVU ही शीट बन दे तो है नहीं कि प्रनाउन कहें इसको, तो फिर से नाउन ही कहेंगे। हालांकि क्रिया है, लेकिन अगर सब्जेक्ट का काम करे तो वो नाउन है। बात समझो, टीचिंग वर्ड एक क्रिया है, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाए तो वो नाउन ही होगा या प्रनाउन होगा। अच्छा प्रनाउन वो है नहीं, तो फिर उसको नाउन ही कहेंगे। तो अपनी बुद्धि में एक बात तय कर लो
कि नाउन, मतलब एक बात तय कर लो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह आने वाली चीज क्या हो सकती है, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन पहचानना बड़ा आसान है, आई, वी, यू, ही, शी वगैरह, क्लियर है। और इन शब्दों के अलावा कोई भी शब्द दूसरा हो, अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो सिर्फ एक नाउन होगा, इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो, ठीक है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन वो होते हैं जो रेपिटेशन को रोकते हैं। रेपिटेशन क्यों रोकते हैं कि एक कोई लंबा सा, गंदा सा, बुरा सा वर्ड अगर आ जाए तो उसको हटाने के लिए हम लोग जो वर्ड लगा देंगे उसको हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। उसके बाद प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, वो 11 टाइप के होते हैं। तरीका क्या है पहचानने का, वो ये है, प्राइड वर्ड से याद रखेंगे। और प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन के लिए आते हैं। नाउन का काम अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन करने का है तो प्रोनाउन का काम भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन करने का ही होगा। अच्छा, चूंकि हम लोग नाउन पढ़ नहीं रहे तो नाउन की फिर बात भी नहीं करेंगे। ऐसे मान लो अभी हम सिर्फ प्रोनाउन की बात करेंगे तो हम लोग मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं प्रोनाउन। भाई क्योंकि नाउन नहीं पढ़ रहे हैं तो हम नाउन की बात भी नहीं करते हैं, बस समझा दिया मैंने आपको। तो हम ये कह सकते ना, हाँ इसमें कोई नहीं होगा। तो चूंकि अभी हम लोग नाउन नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर नाउन की चलो बात भी नहीं करते हैं, हम सिर्फ प्रोनाउन की बात करते हैं। मोटी मोटी ये वाली बात कर लेते हैं कि प्रोनाउन जो काम करते हैं वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, इस वाली बात को कह लेते हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, इन 11 टाइप के प्रोनाउन को हमें बारी बारी करके पढ़ना है, ठीक है। इन 11 टाइप में आपको देखने को मिलेगा कि इन 11 में से कुछ प्रोनाउन ऐसे होने वाले हैं जो सब्जेक्ट का भी काम करेंगे और ऑब्जेक्ट का भी काम करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ सब्जेक्ट का काम करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ ऑब्जेक्ट का काम करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो ना सब्जेक्ट का काम करेंगे ना ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। इन 11 में से कुछ प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम करेंगे, कुछ सिर्फ सब्जेक्ट का काम करेंगे, कुछ सिर्फ ऑब्जेक्ट का काम करेंगे और कुछ दोनों में से किसी का काम नहीं करेंगे। इसके लिए हमको बारी बारी करके इन 11 के 11 टाइप के प्रोनाउन को पढ़ना है और जानना है कि प्रत्येक प्रोनाउन में किस टाइप के वर्ड आते हैं और उसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं हमारे एग्जाम में। वो सारी बातें हम सीखने वाले हैं। आओ सीखना शुरू करते हैं। इन 11 में से जो हम सबसे पहले सीखेंगे उसका नाम होगा इनडेफिनिट प्रोनाउन। 11 में से जो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं उसका नाम है इनडेफिनिट, जिसे आप लोग नेट बोलते हो, इनडेफिनिट प्रोनाउन। हिंदी में अनिश्चय वाचक सर्वनाम। हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि आखिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस टाइप के शब्दों को कहते हैं। सबसे पहले यह जानना है कि आखिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस टाइप के शब्दों को कहा जाता है। तो वे शब्द जो कुछ होना या किसी के होने की बात तो करेंगे लेकिन एग्जैक्ट कुछ निश्चित नहीं हो पाता है। जैसे किसी की आवाज आ रही है बाहर से, आपको भी आ रही है, देखो आ रही है, किसकी है पता नहीं, पर कोई तो है, यही तो निश्चित है। समझो, हमें यहाँ पे बैठे कहीं कहीं टुन 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 की कहीं से आवाज आ रही है, टें टें टू टू कहीं से आवाज आ रही है। आवाज किसकी ये नहीं पता, पर हाँ कुछ तो है जो आवाज कर रहा है। वो जो कुछ है ना वो अनिश्चय है। कल सबको आना है, सब में से किस किस को आना है ये नाम तो नहीं लिया पर सबको आना है, ये अनिश्चित है। देखो कुछ आवाज आई, ये आवाज किसकी थी नहीं पता, पर किसी की तो थी, ये अनिश्चय है, ये इनडेफिनिट है। तो ऐसे शब्द जो कुछ या किसी के होने का भाव तो प्रकट करते हैं लेकिन एग्जैक्ट वो है क्या या है कौन ये नहीं बताते, इनको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये शब्द कौन कौन से होते हैं? ये शब्द वो होते हैं, सुनना पहले, जिनकी स्टार्टिंग में आपको या तो सम देखने को मिलेगा या एनी देखने को मिलेगा या नो देखने को मिलेगा या एवरी देखने को मिलेगा। और इनके लास्ट में आपको या तो वन देखने को मिलेगा या बडी देखने को मिलेगा या थिंग देखने को मिलेगा। ये कुल शब्द कितने होते हैं देखो, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन। somebody, nobody, anybody, everybody, something,
नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग। ये शब्द कुल इतने होते हैं। someone, no one, anyone, everyone, somebody, nobody, anybody, everybody, something, nothing, anything, everything. These are the words which are called indefinite pronouns. इन्हें कहते हैं हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इनमें से ये ऊपर वाली जो दो लाइन है, इन लाइनों का प्रयोग हम लोग ह्यूमन के लिए करते हैं, इंसान के लिए करते हैं। नीचे वाली लाइन का प्रयोग हम लोग वस्तु के लिए करते हैं, थिंग के लिए करते हैं। समथिंग माने कुछ चीज़ है, नथिंग माने कुछ नहीं है, एनीथिंग माने कुछ भी, और एवरीथिंग माने सब कुछ। ऐसी समवन समबडी माने कोई, नो वन नोबडी माने कोई नहीं, एनीवन एनीबडी माने कोई भी, और एवरीवन एवरीबडी माने में सभी। ऐसे मैं आपको दो सेंटेंस लिख के दिखाता हूं इन सभी शब्दों के ऊपर, ठीक है। एक सेंटेंस मान लो मैंने ये लिखा, समवन केम हियर। हिंदी क्या होगी? कोई यहां आया, कोई यहां आया। एक सेंटेंस मैंने और लिखा, someone bought everything, someone bought everything। इसकी हिंदी क्या होगी? किसी ने सब कुछ खरीद लिया। हम किसी दुकान पे गए, वहां पे हमको कुछ मिला नहीं खाने पीने का। कहाँ गया वो सामान? उसने बोला कोई आया था कल, वो सब लेके चला गया। ऐसे कुछ इसका हिंदी होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों सेंटेंस में क्रिया क्या है, तो पहले वाले में क्रिया क्या है? बोलो, केम है। क्रिया बोले तो वर्ब क्या है? वो केम है। और दूसरे वाले में क्या है? बॉट, बाई की सेकंड फॉर्म बॉट। पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? समवन। और दूसरे वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? तो जो हम बात करने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की, और मैं आपसे पूछूं क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर लेते हैं? कर रहे हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन ही तो है, क्रिया के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसका मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर लेते हैं। क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर लेते हैं? कर तो रहा है। क्रिया क्या है? बॉट। उसका ऑब्जेक्ट क्या है? एवरीथिंग। तो इसका मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये समझा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, इनका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की जगह हो जाता है, सिर्फ इतना सीखा। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं ये नहीं सीखा, वो अब सीखो। क्वेश्चन सीखने के लिए हमने एक सेंटेंस यहां पे लिखा, मान लो समवन खाली जगह कमिंग, और भरने को मान लो हमको इज और आर दिया गया है। एवरीवन डैश कम, और भरने को हमको हैज और हैव दिया गया है। और मैं आपसे पूछूं इन दो सेंटेंस में दिए गए ऑप्शन के हिसाब से अगर हमें भरना हो तो पहले वाले में इज और आर में से क्या? समवन इज कमिंग या समवन आर कमिंग? इज कमिंग या आर कमिंग? आप सोच लो फिर, इज या आर, फटाफट। इज कमिंग या आर कमिंग? इज कमिंग मान लो। और दूसरे वाले में एवरीवन हैज कम या हैव कम? हैज या हैव? एवरीवन का मतलब कितने लोग? क्या आएगा?
है आएगा, है जाएगा भाई। समवन में माने कोई, कोई का मतलब किसी एक की बात चल रही होगी तो हमने इज मान लिया, और एवरीवन में सब लोग हो गए ना भाई। सब लोगों के हिसाब से आना क्या चाहिए, हैव, लेकिन यहां पर आएगा अब भी हैज, माने कि सिंगुलर। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितने भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में जो आने वाली वर्ब होती है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में जो आने वाली वर्ब होती है, वो आपकी सदैव सिंगुलर ही होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखेंगे, ये रूल है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में आने वाली वर्ब सदैव सिंगुलर होनी चाहिए। क्या सर उस क्लास को रेडी करवा दिया गया है, पोंछा वोछा लग के एकदम क्लीन, परफ्यूम वर्फ्यूम डलवा के, बेंचेस वेंचेस, व्हाइट बोर्ड साफ है, ठीक है। बच्चे बैठ गए उसमें पढ़ना चाहिए, हाँ बच्चे बैठवा के फिर इनको अगले लेक्चर में वहाँ, और मैं बाहर, और फिर मैं अंदर, और फिर यहाँ से बच्चे बिठा लेंगे, वहाँ से पता ही नहीं करेंगे, राहुल गांधी की तरह यहाँ से आलू डालें वहाँ सोना निकलेगा। आज आपको जो भी असुविधा हुई, तकनीकी असुविधा या जिस भी वजह से, मैं तो मानूंगा कि मेरी गलती थी कि मैं इस टॉपिक को पूरा नहीं करा पाई या फिर आपको पूरा समय नहीं दे पाया। हालांकि इस टॉपिक को मैं अभी पूरा कर दूं, लेकिन वो खींचने खांचने में कोई फ़ायदा नहीं है, वो कहेंगे छोड़ो को अगला बैच रेडी है। तो अब जब भी आप कल से आएंगे, एक तो समय 8:30 का मतलब 8:30 ही रहेगा, वो 8:35 भी नहीं होगा, ये हमारी जुबान है। एक बात अब है ना, क्योंकि अब हमें रिकॉर्ड करना होगा ना इसको, और अब चाहे एक बच्चा हो, चाहे 2 हो, चाहे अब 0 हो जाए, मैं तो रिकॉर्ड करूँगा। अभी हमारे पास बैच अवेलेबल नहीं है, कल से बैच बन जाएगा, इंग्लिश क्लासेस बाय हेमंत सर करके, ऐसे करके आपके पास मोबाइल में, आपके पास ऐप में बैच मिल जाएगा। अगर कोई क्लास छूट जाए तो इसमें आप रिकॉर्ड करके देख सकते हैं। हाँ, वही जो ऐप हमारा है, उसी ऐप पे आपको कल से आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बैच आपका रिकॉर्ड होने लगेगा। आप समय पर आएंगे और समय पर जाएंगे। 8:30 का मतलब 8:30, 9:30 का मतलब 9:30। आज के लिए जय हिंद।